थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ग्लूकोज के अंदर हमने ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी और उसके बाद हमने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी। साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने के पश्चात ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन पढ़ा था। उसके पश्चात हमने पढ़ा डाइसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स में जो मुख्य पार्ट है हमने 3 पार्ट पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा सुक्रोज जो एक अनपचायक शर्करा है, उसके बाद माल्टोज जो एक अनपचायक शर्करा है, फिर हमने पढ़ा लैक्टोज जो एक अपचायक शर्करा है। तीनों कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट पॉलीसैकेराइड्स। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? पॉलीसैकेराइड्स। सभी जानते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स होते हैं जिनमें ग्लूकोज के मोनोमर या फिर मोनोसैकेराइड की एकलक इकाइयां आपस में जुड़ी हों और जिसके अणुभार लाखों हजारों में हों। जिसके अणुभार क्या हो? लाखों हजारों में हों, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। यानी ऐसे सैकेराइड जिनमें बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स की एकलक इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंधों के द्वारा जुड़ी हों और उनका अणुभार लाखों या हजारों में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स 2 प्रकार के होते हैं भी। एक तो होता है स्टार्च और एक होता है सेलुलोज। पॉलीसैकेराइड्स मुख्य रूप से आपको बता देता हूं नॉन शुगर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन शुगर, यानी ये एस शर्करा होते हैं। क्या होते हैं? एस शर्करा। एस शर्करा का मतलब इसमें शर्करा की मात्रा नहीं होती है और ये मीठे नहीं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, जल में अम्लीय होते हैं और मुख्य रूप से पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टार्च और एक होता है सेलुलोज। स्टार्च मुख्य रूप से आलू, मक्का, चावल, जौ इत्यादि में पाया जाता है और स्टार्च के 2 पार्ट होते हैं। अल्फा एमाइलोज जो कि 10 से 20% भाग बनाता है, 10 से 20% भाग बनाता है और उसमें अल्फा ग्लूकोज की एकलक इकाइयां अल्फा डी ग्लूकोज की एकलक इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। अल्फा डी ग्लूकोज की एकलिक इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं और ये मुख्य रूप से जो स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? 10 से 20%। दूसरा हमारा आता है बीटा एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन। इसको बीटा एमाइलोज भी कह सकते हैं और एमाइलोपेक्टिन भी कह सकते हैं। ये स्टार्च का मुख्य 80 से 90% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 80 से 90%। और इसमें 1,4 तथा 1,6 एकलक इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। 1,4 तथा 1,6 एकलक इकाइयां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। समझ गए? तो अपन स्टार्च का पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अल्फा एमाइलोज की संरचना। अल्फा एमाइलोज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हेडिंग डालें अल्फा एमाइलोज की संरचना। यहां लिखेंगे अल्फा एमाइलोज की संरचना। हेडिंग डालेंगे अल्फा एमाइलोज की संरचना। किसकी संरचना? अल्फा एमाइलोज की संरचना। आपको मैंने बताया ये कितने % भाग बनाता है? 10 से 20% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 10 से 20%। और इसमें अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की एकलक इकाइयां आपस में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक
ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो देखो ये अल्फा ग्लूकोज मैं यहां बना देता हूं HCOH, फिर H और यहां लिखेंगे OH, फिर HO, H, फिर यहां पर H, OH, फिर यहां पर H और फिर ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे CH2OH। अब इसमें दूसरा HOH, HOH, HO, H, OH, फिर उसके बाद H, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के साथ फिर लिखेंगे CH2OH। आगे इसी प्रकार से HOH, HOH, HO, H, OH, H, ऑक्सीजन और CH2OH। अब 1,4 याद रखना भी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझ गए? अब 1 4 5 6 6 है, इसमें अपन देखो इसका तो 1 और इसका 4, तो इसका 1 का मतलब देखो इसमें क्या होगा OH और यहां पर ऑक्सीजन जोड़ देंगे और इसका OH है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, इससे जोड़ देंगे। सेम इसी प्रकार से इसका क्या जोड़ेंगे, 4 नंबर कार्बन, ऑक्सीजन, इसका क्या जोड़ेंगे OH 1 नंबर कार्बन और आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बंध, समझ रहे हो? ये मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाई है। अब इसकी पायरेनोल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कौन सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं? पायरेनोल। तो हेडिंग डालिए पायरेनोल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमाइलोज। तो यहां बना रहा हूं मैं, आप पायरेनोल वाले बनाइए। देखो कैसे बनेंगे पायरेनोल वाले। यहां लिखेंगे पहली पायरेनोल, देखो भाई ये पायरेनोल वाले बना रहा हूं मैं यहां पर, ये सारी पायरेनोल वाले हैं, ये बना देंगे इधर पायरेनोल वाले, ठीक है। अब पायरेनोल वाले में आप लोग इसकी एंट्री कर दें। तो पहले मैं इसको यहां एंट्री कर देता हूं, 1 2 3 4 5 सेम इसी प्रकार से। अब देखो भाई आप तो यहां से शुरू करते हैं HOH, इसका H निकल, फिर HOH, HO, HOH और यहां लिखेंगे CH2OH, समझ गए? इसी प्रकार से यहां लिखेंगे OH, यहां क्या लिखेंगे CH2OH। अब आगे देखो यहां लिखेंगे CH2OH, OH, HO, H और यहां लिखेंगे CH2OH और यहां लिखेंगे H। अब देखो इसमें नंबरिंग लगाएं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। तो इसमें 1,4-ग्लाइकोसाइडिक, तो यहां लिखेंगे अल्फा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक
कौन से बंद, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंद। ठीक है भाई, ये आपके अल्फा इमाइलोज के स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है, अल्फा इमाइलोज। दूसरा हम लिखते हैं बीटा इमाइलोज, बीटा इमाइलोज, और जिसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इमाइलोपेक्टिन, इमाइलोपेक्टिन, क्या बोलेंगे, इमाइलोपेक्टिन। समझ रहे हो, या तो इसको बोले बीटा इमाइलोज या फिर इमाइलोपेक्टिन, कोई दिक्कत। अब देखो इमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक एकल इकाइयां आपस में जुड़ी होंगी। 1,4 और 1,6 अल्फा ग्लूकोज की एक तो 1,4, ऐसे ये 1,4 है, ये 1,6, 6 ये 1 आगे वाले का होगा। 1,4 एकल इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, और ये 80 से 90% स्टार्च का भाग बनाता है, और सबसे ज्यादा भाग यही भाग बनाता है स्टार्च का, 80 से 90%। तो देखो इसमें स्टूडेंट इसकी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, आपको इसको मिटा रहा हूं यहां से मैं। सबसे पहले तो 1,4 एकलक इकाइयां की दो परत बना देंगे। 1,4 एकलक इकाइयों की दो एक जैसी परत बनाई, सभी अपनी अपनी कॉपी में 1,4 एकलक इकाइयों की, ये है, ये है, फिर आगे और फिर आगे, समझ गए, ये एक नंबर बन गई। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर 6 बनाइए, यहां 6, तो यहां 6 बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको मिटाना है, यहाँ पे ऑक्सीजन ये बन गया। दूसरा इसके पास में थोड़ा सा इसके सामने आना चाहिए, देखो इसके सामने, तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, ये बन गया। फिर इसके सामने आना चाहिए, यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, ये लिखेंगे, और फिर इसके सामने आना चाहिए, अपन लिखेंगे ऑक्सीजन, देखिए। अब देखो एंट्री शुरू करते हैं, यहां से आपको बताया था मैंने H परत बनाएंगे वही अल्फा इमाइलोज वाली, ये भी सेम अल्फा इमाइलोज, समझ गए। अब देखो आगे, यहां लिखेंगे अपन H, यहां भी क्या लिखेंगे H, यहां भी क्या लिखेंगे H, समझ गए। अब दो स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो इसमें एंट्री कर देता हूं यहां पर मैं H, OH, H, OH, HO, H, और यहां लिखेंगे CH2OH, H, और यहां लिखेंगे H, OH, HO, H, और यहां लिखेंगे CH2OH, H, और यहां लिखेंगे H, OH, HO, H, और यहां लिखेंगे OH, सॉरी H, OH, और यहां लिखेंगे CH2OH। पहले होगी कंप्लीट, अब नीचे वाले कर दो, H, OH, H, OH, HO, H, CH2OH। अब इसका लिखेंगे H, OH, HO, H, और यहाँ लिखेंगे CH2OH, H, फिर क्या लिखें H, OH, HO, H, यहाँ क्या लिखेंगे CH2OH, H, H,
OH HO H H OH और यहाँ लिखेंगे CH2 OH H। समझ गए? अब नंबरिंग लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 फिर इसमें 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 1 2 3 4 5 6। समझ गए? अब देखो दो परत एक जैसी बन गई। अब इसमें क्या करेंगे 1 4 तो आपस में है ही 1 6 बनाएंगे 1 6 देखो इसका 1 और इसका 6 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भी देखो इसमें तो क्या लिखेंगे O और इसमें क्या लिखेंगे CH2। समझ गए? और आगे इसको क्या कर सकते हैं आगे स्ट्रक्चर चलती रहे सेम इसी प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं ऑक्सीजन आगे स्ट्रक्चर चलती रहे और इसका क्या करेंगे इसका 1 ऑक्सीजन लिखे आगे स्ट्रक्चर चलती रहे इसका क्या लिखेंगे ऑक्सीजन लिखिए आगे स्ट्रक्चर चलती रहेगी और ये जोड़ ही दिया। समझ गए? ये ऊपर इसका ये भी जुड़ सकता है ये भी जुड़ सकता है तो इसको बोलेंगे इमाइलोपेक्टिन की संरचना बीटा इमाइलोज या लिखेंगे बीटा इमाइलोज की संरचना इसकी संरचना बीटा इमाइलोज की। समझ गए? ये थी आपकी बीटा इमाइलोज की संरचना इमाइलोपेक्टिन या बीटा इमाइलोज की संरचना अल्फा इमाइलोज और बीटा इमाइलोज दोनों कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग डालें सेलुलोज। सेलुलोज क्या लिखेंगे सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड्स है और मुख्य रूप से पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है कोशिका भित्ति में मुख्य अवयव होता है। उसके अलावा सूखी घास बुरादे इत्यादि में ये पाया जाता है। और सेलुलोज के अंदर आपको बता देता हूं कि ये नॉन शुगर है और जल में एविले है और एक प्रकार से अशर्करा के नाम से जाना जाता है। और सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज की एकलक इकाइयां 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी होती हैं। बीटा डी ग्लूकोज की एकलक इकाइयां 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी होती हैं। अब नीचे लिखेंगे सेलुलोज की संरचना। सेलुलोज की संरचना सेलुलोज की संरचना। अब देखो स्टूडेंट्स यहां आप सेलुलोज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सेलुलोज की संरचना में सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज की एकलक इकाइयां बनेंगी। तो पायरेनोजोले बना रहा हूं मैं बीटा डी ग्लूकोज ये पायरेनोजोले आगे पायरेनोजोले आगे भी पायरेनोजोले और आगे भी पायरेनोजोले। समझ गए? तो इसमें बीटा डी ग्लूकोज बनाना है। आपको क्या बनाना है बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज में ऊपर क्या आएगा O नीचे क्या आएगा H OH यहाँ क्या आएगा OH H। पहले इसको भर देता हूं मैं ऊपर क्या आएगा OH और नीचे क्या आएगा H। तो आप इसको ऐसे जोड़ेंगे देखना ये इधर है यहां लिखेंगे H यहां लिखेंगे O और यहां लिखेंगे H। सेम इसी प्रकार से H O H यहां लिखेंगे H H यहां लिखेंगे 4 नंबर H इसको लिखेंगे आगे और अब इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ लिखिए
CH2OH और यहाँ लिखेंगे HOH HO H CH2OH H OH HO H और यहाँ लिखेंगे CH2OH H, यहाँ लिखेंगे HOH HO H और यहाँ लिखेंगे CH2OH। कोई दिक्कत? ये थी आपकी सेलुलोज की स्ट्रक्चर, समझ गए? तो यहाँ पर सेलुलोज फिनिश और ये यूनिट स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पर फिनिश हो गई है। टोटल यूनिट आपकी मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 3 पढ़े थे हमने, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स और डाइसैकेराइड में हमने पढ़ा माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और उसके बाद पॉलीसैकेराइड में हमने पढ़ा स्टार्च और सेलुलोज। समझ गए? ठीक है, एक यूनिट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 फिनिश होगी। अब कल अपन कोई नई यूनिट शुरू करेंगे। ओके।